विचित्र मुकदमा। बहुत समय पहले की बात है। भीषण गर्मी पड़ रही थी। एक मुसाफिर कच्ची सड़क पर चलता हुआ सोच रहा था, काश कोई साधन मिल जाए। अब तो एक कदम चलना भी भारी है। तभी उसे दूर से एक बैलगाड़ी आती दिखाई दी। मुसाफिर की जान में जान आई। उसने मन ही मन में प्रभु को धन्यवाद दिया। कुछ ही पलों में बैलगाड़ी उसके पास थी। उसने गाड़ीवान से कहा, क्यों भाई, रामपुर चलोगे? गाड़ीवान ने हामी से सिर हिला दिया और बोला, रामपुर पहुंचने का 1 रुपया लगेगा। मुसाफिर आसानी से मान गया। धीरे धीरे बैलगाड़ी चलने लगी। काफ़ी दूर चलने पर गाड़ीवान ने बैलगाड़ी रोक दी। मुसाफिर परेशान होते हुए बोला, क्या बात है, गाड़ी क्यों रोक दी? साहब, मैं भोजन करूँगा फिर चलूँगा। गाड़ीवान ने अपनी भोजन की पोटली उठाई और पास के एक पेड़ के नीचे जाकर भोजन करने लगा। इधर मुसाफिर तेज धूप से परेशान था, अतः वह गाड़ी से उतरकर जमीन पर गाड़ी की छाया में बैठ गया। थोड़ी देर बाद गाड़ीवान भोजन करके आ गया और बोला, चलिए साहब, उठिए, अब हमें चलना है। कुछ देर बाद वे रामपुर गांव पहुंच गए। वहां पहुंचकर मुसाफिर बोला, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, ये लो तुम्हारा 1 रुपया। 1 रुपया? नहीं साहब, 2 रुपये निकालिए, गाड़ीवान कठोरता से बोला। मुसाफिर को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने चकित होते हुए कहा, बात तो 1 रुपये की हुई थी, 2 रुपये किस बात के? गाड़ीवान समझाते हुए बोला, देखिए साहब, 1 रुपया तो गाड़ी की सवारी और 1 रुपया गाड़ी की छाया में बैठकर आराम करने का। गाड़ीवान की ऐसी बातों को सुनकर मुसाफिर चकरा गया। वह गाड़ीवान को 1 रुपये से ज़्यादा नहीं देना चाहता था, जबकि गाड़ीवान 2 रुपये लेने के लिए अड़ा हुआ था। थोड़ी देर में उनके बीच तू-तू मैं-मैं होने लगी। उनके झगड़े की आवाज़ सुन आसपास भीड़ इकट्ठी हो गई। भीड़ में से एक व्यक्ति बोला, चलो इसका फैसला यहाँ के सरपंच ही करेंगे। वह बहुत समझदार और न्यायप्रिय व्यक्ति हैं। कुछ देर बाद मुसाफिर, गाड़ीवान और गांव वाले सब सरपंच के पास पहुँचे। सब लोग इस विचित्र मुकदमे का फैसला सुनने को आतुर थे। सरपंच ने ध्यान से सारी बात सुनी और मुसाफिर से बोला, आप 1 रुपया निकालिए। मुसाफिर ने 1 रुपया निकाला। अब सरपंच गाड़ी की तरफ मुड़ता हुआ बोला, हाँ भाई गाड़ीवान, अब ये दोनों रुपए ले लो। 2 रुपये? गाड़ीवान चकित होते हुए बोला, हाँ भाई, एक जो मुसाफिर के हाथ में है और दूसरा जो ज़मीन पर उसकी छाया में दिख रहा है। यह सुनकर गाड़ीवान पानी पानी हो गया और चुपचाप 1 रुपये लेकर वहाँ से 9-2-11 हो गया। सारे गांव वाले और मुसाफिर सरपंच के इस सटीक फैसले को सुनकर वाह वाह करने लगे। रूपवती। यह कहानी हरियाणा के गांव सोनपुर की है, जहां पर लगभग 200 परिवार निवास करते थे। उन्हीं परिवारों में से एक था किशन सिंह का परिवार। किशन सिंह गांव के एक सम्मानित और साथ ही धनी व्यक्ति भी थे। किशन सिंह का विवाह पानीपत में रहने वाली एक सुंदर स्त्री रूपवती से हुआ। किशन सिंह के विवाह का एकमात्र उद्देश्य अपनी जमीन जायदाद को वारिस प्रदान करना था। किशन सिंह लड़का लड़की में बहुत भेदभाव करते थे। उनका मानना था कि केवल लड़का ही अपने कुल का नाम रोशन कर सकता है। कुछ समय पश्चात रूपवती गर्भवती हुई। अब किशन सिंह उससे एक ही बात प्रतिदिन कहता रहता कि मेरा लड़का मेरे कुल का नाम रोशन करेगा। किशन सिंह के दिमाग में लड़के के अलावा कुछ और नजर ही नहीं आता था। वह भूल चुका था कि भगवान ने इस संसार की रचना के समय मानव प्रजाति के 2 वर्ग बनाए थे, स्त्री और पुरुष। दोनों जीवन रूपी रथ के 2 पहिए हैं, एक के बिना दूसरे का अस्तित्व ही नहीं। समय निकट आता जा रहा था और रूपवती को बस एक ही डर सताया जा रहा था कि कहीं अगर लड़की हो गई तो क्या होगा। फिर वह दिन आया जिसका सभी को लंबे समय से इंतजार था। रूपवती कमरे के अंदर कराह रही थी। उसके साथ गांव की दाई माँ भी थी, जो बच्चों का जन्म सफलतापूर्वक करवाती थी। कमरे के बाहर परिवार के बाकी लोगों के साथ किशन सिंह भी थे। वह एक अच्छी खबर के लिए बेताब हुए जा रहे थे। फिर अचानक कमरे के अंदर से रूपवती की आवाज़ आना बंद हो गई। बाहर सभी लोग चिंतित महसूस करने लगे, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद एक बच्चे के रोने की आवाज़ आई, जिसे सुनकर सभी की जान में जान आई। एकाएक कमरे का दरवाज़ा खुला। दाई माँ बाहर आई। उनकी आंखें झुकी हुई थी और चेहरा थोड़ा उदास था। शायद वो सच जानती थी, जिसके बारे में रूपवती पूरी तरह से अनभिज्ञ थी। दाई माँ ने धीमे स्वर में कहा, बेटी हुई है। किशन सिंह पहले थोड़ा निराश हुआ, फिर उसने दाई माँ को कुछ इशारा किया। इसके बाद दाई माँ
बच्ची को लेकर बाहर जाने लगी। यह घटना किसी को आश्चर्य में डाल सकती थी, लेकिन किशन सिंह का परिवार आश्चर्यचकित न था, क्योंकि वह उनके परिवार में लड़की होने का परिणाम भली भांति जानते थे। दाई माँ कुछ समय के बाद जब वापस लौटकर आई तो रूपवती ने पूछा कि बच्ची कहाँ है। दाई माँ ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन जब रूपवती रोने लगी तब दाई माँ ने उसे समझाते हुए कहा कि यहाँ पर लड़की होना गुनाह है। यदि यहाँ पर लड़की पैदा होती है तो उसे पैदा होते ही मार दिया जाता है। यह सुनकर रूपवती बेहोश हो गई। रूपवती को अगले दिन होश आया, लेकिन तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। एक माँ जिसने 9 महीने अपने बच्चे के लिए इतनी पीड़ा सहन की, आज उसे वह मात्र 9 मिनट भी नहीं देख पाई। अगली बार रूपवती को फिर एक बार लड़की हुई और इसके साथ भी वही हाल हुआ जो पहली लड़की के साथ हुआ था। वह कभी कभी भगवान से पूछती कि मैंने ऐसा क्या गुनाह किया है जो तुम मेरे साथ ऐसा अन्याय कर रहे हो। रूपवती तीसरी बार गर्भवती हुई। इस बार उसे फिर से लड़की हुई, लेकिन वह इस लड़की को मरता हुआ नहीं देखना चाहती थी। उसने दाई माँ से इसका पालन पोषण करने को कहा, साथ ही उन्हें विश्वास दिलाया कि इसके पालन पोषण में जितना भी खर्चा आएगा मैं तुम्हें उसका 2 गुना खर्च दूंगी। आखिरकार दाई माँ ने उस बच्ची की जान बचा ली और उसे अपने साथ अपने घर ले गई। 3 लगातार लड़कियों के बाद रूपवती को 2 जुड़वा लड़के हुए, जिन्हें देखकर किशन सिंह खुश हो गया। वह रूपवती के लिए लाखों रुपए के आभूषण ले आया। किशन सिंह ने बेटों की खुशी में पूरे गांव में जुलूस निकलवाया, मिठाइयाँ बंटवाई, नाच गाना कराया। समय अपनी रफ्तार में बहा चला जा रहा था। पता भी नहीं चला कि कब किशन सिंह के दोनों बेटे भी शादी के लायक हो गए। लेकिन किशन सिंह के दोनों बेटों की परिवार में बिल्कुल रुचि नहीं थी। एक बेटा शराब और नशे में अपना पूरा दिन बिताता था, तो दूसरा उन्हें छोड़कर दिल्ली चला गया था। किशन सिंह की उम्र भी ढलती जा रही थी। उसने सोचा कि क्यों न जल्द ही दोनों बेटों का विवाह करके जमीन जायदाद को दोनों में बांट दिया जाए। किशन सिंह ने अपने दोनों बेटों का विवाह बड़े ही धूमधाम से कराया और विवाह के बाद ही सारी जमीन जायदाद को दोनों में बांट दिया। किशन की बेटी, जिसका कि उन्हें पता भी नहीं था, वह भी अब बड़ी हो चुकी थी। उसकी बेटी पढ़ने लिखने में होशियार होने के साथ साथ कुशल वक्ता भी थी। जमीन जायदाद का बंटवारा होते ही किशन सिंह के दोनों बेटे उसके नियंत्रण से बाहर हो गए। एक बेटा सारी जमीन जायदाद बेचकर दिल्ली में रहने लगा, तो दूसरा शराब और नशे के लिए अपनी संपत्ति को बेचे जा रहा था। किशन सिंह यह सब देखकर बहुत निराश होते और उनको समझाया करते, लेकिन परिणाम स्वरूप उन बेटों ने उसे घर से ही निकाल दिया। अब किशन सिंह और रूपवती बुढ़ापे की इस अवस्था में सड़क पर थे। उन्हें पता था कि उन्हें अपनी आगे की जिंदगी अब अनाथालय में ही गुजारनी होगी। उधर रूपवती की लड़की, जिसको दाई माँ पाल रही थी, अपनी व्यवहारिक कुशलता और संगठन नेतृत्व के बल पर राजनीति में प्रवेश कर चुकी थी। वह उमा भारती और सुषमा स्वराज को अपना मार्गदर्शक मानती थी। वह अपने क्षेत्र से विधायक का चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंच चुकी थी, जहां पर उसे विधायक दल का नेता चुना गया और अब वह सूबे की मुख्यमंत्री बन चुकी थी। जब दाई माँ ने यह खबर अनाथालय में जाकर उसकी माँ को बताई तो रूपवती खुशी से रो पड़ी। अब उससे अपने पति को बिना बताए नहीं रहा जा रहा था। वह तुरंत उठकर किशन सिंह के पास पहुंची और कहा कि आपको प्रदेश की नई मुख्यमंत्री के बारे में पता है क्या? तब किशन सिंह बोला, हाँ, आज ही अखबार में उसके बारे में देखा। बड़ी ही होनहार लड़की है। आज उसके माता पिता उस पर गर्व करते होंगे। तब रूपवती बीच में ही बोल पड़ी कि वह हमारी लड़की है। किशन सिंह रूपवती को आश्चर्य भरी नजरों से देख रहा था और एकदम से बोला, हमारी लड़की? बुढ़ापे में बुद्धि भ्रष्ट हो गई है तेरी। थोड़ा आराम करके फिर बातें करते हैं। फिर रूपवती बाहर से दाई माँ को बुलाकर लेकर आई। दाई माँ ने उन्हें पूरी कहानी सुनाई। यह सुनते ही किशन सिंह रो पड़ा। आज उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। अब वह समझ चुका था कि लड़का लड़की सब एक समान होते हैं और हम इसमें भेदभाव करके भगवान के आदेश की अवहेलना करते हैं। दाई माँ ने किशन सिंह से कहा कि मैं आज ही बेटी को आपके बारे में बता दूंगी। तब किशन सिंह रोया और रोते हुए कहा कि नहीं दाई माँ, आप ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगी। आखिर ये हमारे बारे में जानकर क्या करेगी? अगर उसे पता चला कि उसका बाप ही उसे मारना चाहता था तो वह मुझे कभी माफ नहीं करेगी। मैं अपने बेटों से तो बिछड़ गया हूँ, लेकिन अब अपनी बेटी से नहीं बिछड़ना चाहता। बस आप उसे कुछ भी करके एक बार अनाथालय ले आना, जिससे हम मरने से पहले उसकी शक्ल देख सके। इतना कहकर रूपवती और किशन सिंह दोनों रोने लगे। रूपवती की लड़की, जो कि अपनी दाई माँ को अपनी माँ समझती थी, उनकी किसी भी बात को इनकार नहीं करती थी। दाई माँ ने अपनी बेटी से उसके साथ
अनाथालय चलने को कहा तो उसने अपनी माँ की बात नहीं टाली और उनके साथ अनाथालय पहुंची। सभी लोग प्रदेश के मुख्यमंत्री को अपने अनाथालय में देखकर खुश थे तो किशन सिंह और रूपवती अपनी बेटी को देखकर खुश थे। दोनों ने पहली बार अपनी बेटी को देखा था, वो भी इतने करीब से। अन्य सभी लोग खुश दिखाई दे रहे थे किंतु किशन सिंह और रूपवती बहुत ही भावुक लग रहे थे। उनकी लड़की सभी को वस्त्र और कंबल आदि बांटकर वापस प्रदेश की सेवा करने जुट गई। वहीं किशन सिंह और रूपवती भगवान का नाम लेकर अपनी मुक्ति की कामना करने लगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी लड़का और लड़की में भेदभाव नहीं करना चाहिए। दो परिवार एक दूसरे के पड़ोस में ही रहते थे। एक परिवार हर वक्त लड़ता रहता था जबकि दूसरा परिवार शांति से और मैत्रीपूर्ण रहता था। एक दिन झगड़ालू परिवार की पत्नी ने शांत पड़ोसी परिवार से ईर्ष्या महसूस करते हुए अपने पति से कहा, अपने पड़ोसी के वहां जाओ और देखो कि इतने अच्छे तरीके से रहने के लिए वो क्या करते हैं। पति वहां गया और छुपके चुपचाप देखने लगा। उसने देखा कि एक औरत फर्श पर पोछा लगा रही थी। अचानक किचन से कुछ आवाज आने पर वो किचन में चली गई। तभी उसका पति एक रूम की तरफ भागा। उसका ध्यान नहीं रहने के कारण फर्श पर रखी बाल्टी से ठोकर लगने के कारण बाल्टी का सारा पानी फर्श पर फैल गया। उसकी पत्नी किचन से वापस आई और अपने पति से बोली, आई एम सॉरी, यह मेरी गलती थी कि मैंने रास्ते से बाल्टी को नहीं हटाया। पति ने जवाब दिया, नहीं, आई एम सॉरी, क्योंकि मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया। झगड़ालू परिवार का पति जो छुपा हुआ था वापस घर लौट आया तो उसकी पत्नी ने पड़ोसी की खुशहाली का राज पूछा। पति ने जवाब दिया, उनमें और हम में बस यही अंतर है कि हम हमेशा खुद सही होने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे को गलती के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं, जबकि वो हर चीज के लिए खुद जिम्मेदार बनते हैं और अपनी गलती मानने के लिए तैयार रहते हैं। दोस्तों, एक खुशहाल और शांतिपूर्ण रिलेशन के लिए जरूरी है कि हम अपने अहंकार मतलब ईगो को साइड रखें और अपने स्वयं के हिस्से के लिए व्यक्तिगत जिम्मेदारी को ध्यान में रखें। एक दूसरे को दोषी ठहराने से दोनों का नुकसान होता है और अपने रिलेशन भी खराब हो जाते हैं। परिवार में दूसरे की जीत भी अपनी जीत होती है। अगर हम बहस करके दूसरे सदस्य को नीचा दिखा दें, ये उसकी हार नहीं बल्कि आपकी हार है। इसलिए परिवार को तोड़ना नहीं, जोड़ना सीखें। ऐसा करने से आप एक खुशहाल और शांतिपूर्ण परिवार का हिस्सा बन जाएंगे। पबजी गेम की आदत। एक बार की बात है, एक बच्चा था, उसका नाम रोहन था। वह बहुत ही शरारती और पढ़ाई में नालायक था क्योंकि उसका ध्यान पढ़ाई में कम और खेल कूद में ज़्यादा रहता था। लेकिन जब से पबजी गेम आई तब से वो सारा दिन पबजी गेम ही खेलता रहता, जिसके चलते वह अपनी कक्षा में भी सबसे पीछे रहता और अपने अध्यापकों से रोज़ डांट खाता। जब कभी उसके पास अपने माँ या पिता का फ़ोन नहीं रहता तब वह घर के सामान से पबजी की नकल के हथियार बनाता और उसके साथ खेलता। वह खाने के टेबल पर भी उन्हीं को हाथ में रखता और सोते वक्त भी वही हथियार उसके सिरहाने पर रहते। एक दिन रोहन ने सोचा कि क्यों ना मैं आज ये हथियार अपने दोस्तों को दिखाऊं। बस फिर क्या था, उसने अपनी बनाई बंदूकों को बैग में रखा और उन्हें लेकर स्कूल चला गया। स्कूल के दोस्तों के पूछने पर उसने बताया कि ये पबजी के खिलौने हैं जो मैंने खुद बनाए हैं। उस दिन उसके दोस्त छुप छुप कर नकली बंदूकों से खेलते रहे। एक तरफ अध्यापक पढ़ा रहे थे और दूसरी तरफ रोहन अपने दोस्तों के साथ पबजी खेल रहा था। अगले ही दिन रोहन अपने दोस्तों के लिए कुछ प्लास्टिक की स्ट्रॉ लेकर गया और सबको एक एक देकर बोला, आज कुछ नया करेंगे, जाओ और छोटे छोटे पत्थर लेकर आओ जो इस स्ट्रॉ के साइज के हों और आसानी से इस स्ट्रॉ से निकल जाएं। सभी दोस्तों ने खुशी खुशी स्ट्रॉ ली और स्ट्रॉ से थोड़े छोटे आकार के पत्थर ले आए। उसने अपनी स्ट्रॉ निकाली और उसमें एक पत्थर डालकर जोर से फूंक मारी तो पत्थर काफ़ी तेजी से आगे की ओर गया। बस फिर क्या था, पूरी क्लास को एक नया काम और एक नया खेल मिल गया था। अगले दिन जब मास्टर जी पढ़ा रहे थे तो रोहन ने ब्लैक बोर्ड की ओर अपनी स्ट्रॉ को किया और एक छोटा सा पत्थर ब्लैक बोर्ड की ओर मारा। यह देखकर मास्टर जी को बहुत गुस्सा आ गया और उन्होंने इसकी शिकायत स्कूल के प्रिंसिपल जी से की। प्रिंसिपल जी ने रोहन के घर पर फ़ोन कर सारी बात बताई और उसको 5 दिन के लिए स्कूल से निलंबित कर दिया। जैसे ही रोहन घर पर पहुंचा, उसके पापा ने उसे बहुत डांटा। उसके सारे खिलौने स्टोर में लॉक कर दिए और उसका कार्टून भी बंद कर दिया। रोहन अब ये सोच रहा था कि उसने ये सब क्यों किया। उसका ज़्यादा ध्यान अब किताबों में या स्टोरी रीडिंग में रहता। ये सब चलते वह अब नालायक नहीं रह गया था।
उसके नंबर्स अच्छे आने लग गए। उसके अंदर ये सब बदलाव देखकर उसके पापा ने कार्टून देखने की मंजूरी दे दी और उसके खेलने का भी टाइम उसका फिक्स हो गया था। रोहन अपनी इस नई जिंदगी से खुश था। उसने अपने दोस्तों को भी समझाया कि अगर किसी आदत के चलते तुम्हारा पढ़ाई या काम का नुकसान हो रहा हो तो वह आदत बुरी कहलाती है। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है, अगर किसी आदत के चलते तुम्हारा पढ़ाई या काम का नुकसान हो रहा हो तो वह आदत बुरी कहलाती है। उस आदत को छोड़ देना ही बेहतर है। भगवान की मदद। किसी गांव में दो मित्र रोहन और संदीप रहते थे। रोहन बहुत ही ज्यादा धार्मिक प्रवृत्ति का था और वो मानता था कि भगवान उसका हर काम कर देंगे। दूसरी ओर संदीप बहुत ज्यादा मेहनत करता था। एक बार दोनों ने मिलकर कुछ जमीन खरीदी, जिस पर दोनों ने मिलकर फसल उगाने की सोची। अब संदीप तो दिन भर खेत में मेहनत करता, लेकिन रोहन कुछ काम नहीं करता। वो केवल मंदिर में जाकर भगवान से अच्छी फसल के लिए प्रार्थना करता। इसी तरह समय बीतता गया और खेत की फसल पककर तैयार हो गई। इसे दोनों ने बाजार में ले जाकर बेच दिया, जिससे उनको अच्छा खासा पैसा मिला। घर आकर संदीप ने रोहन से कहा, देखो दोस्त, खेत में मैंने ज़्यादा मेहनत की है, इसलिए इस धन का ज़्यादा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए। संदीप की बात सुनकर रोहन बोला, नहीं नहीं, इस धन का ज़्यादा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने ही अच्छी फसल के लिए भगवान से प्रार्थना की थी, तभी हमको अच्छी फसल हुई है। मेरी प्रार्थना के बिना ये संभव नहीं होता। इसी बात को लेकर दोनों गांव के मुखिया के पास चले गए। मुखिया ने दोनों की बात सुनकर कुछ सोचा और दोनों को एक एक बोरा चावल का दे दिया, जिनमें कंकड़ मिले हुए थे, और कहा कि तुम दोनों को इसमें से चावल और कंकड़ अलग अलग करके लाना है, तभी मैं निर्णय करूंगा कि फसल के धन का ज़्यादा हिस्सा किसको मिलना चाहिए। दोनों दोस्त चावल की बोरी लेकर अपने अपने घर चले गए। संदीप ने तो रात भर जागकर चावल और कंकड़ को अलग कर दिया। रोहन अपनी आदत के अनुसार चावल की बोरी को मंदिर में लेकर गया और भगवान से इसे साफ करने की मदद मांगी। भगवान से इसे साफ करने की प्रार्थना करके आराम से सो गया। अगले दिन सुबह संदीप चावल और कंकड़ को अलग अलग करके उस मुखिया के पास लेकर चला गया। रोहन भी बोरी को मंदिर से उठाकर वापस मुखिया के घर ले आया। रोहन को पूरा भरोसा था कि भगवान ने उसका काम कर दिया होगा। अब मुखिया ने दोनों से पूछा कि बताओ, तुमने कितने चावल साफ किए। इस पर संदीप ने तो जितने थे उतने बता दिए। रोहन ने भी पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी बोरी खोली, लेकिन उसकी बोरी में वैसे के वैसे ही चावल में कंकड़ पत्थर मिले हुए थे। अब मुखिया सारी बात समझ चुका था कि रोहन बिल्कुल मेहनत नहीं करता है, इसीलिए अनाज के धन में भी कम हिस्सा मिलना चाहिए। गांव के मुखिया ने रोहन को समझाया कि भगवान भी तुम्हारी तभी मदद करता है जब तुम कड़ी मेहनत करते हो। हर काम में तुम भगवान के भरोसे बैठे रहोगे और मेहनत नहीं करोगे तो इस दुनिया में पीछे रह जाओगे। रोहन को मुखिया की बात समझ में आ चुकी थी। वह भी संदीप के साथ साथ जमकर मेहनत करने लग गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवान से प्रार्थना करना ठीक है, लेकिन साथ ही साथ हमें कड़ी मेहनत भी करनी है। आपकी किस्मत तभी चमकेगी जब आप अपना 100% देंगे। वो कहते हैं ना कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। इसलिए दोस्तों, अपने आप से ईमानदार बने और दबा कर मेहनत करें। आपको सफलता के शिखर पर पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता। गरीब किसान की ईमानदारी। एक बार की बात है, किसी गांव में एक गरीब किसान अपने पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। वह काफ़ी गरीब था। उसके पास थोड़ी सी ज़मीन थी, जिसमें बहुत ही कम मात्रा में फसल हो पाती थी, जिस कारण से उस गरीब किसान का गुजारा किसी तरह से चल पाता था। लेकिन वह किसान गरीब जरूर था, लेकिन वह बहुत ही ईमानदार था। कभी भी वह गलत तरीके से पैसे कमाने के बारे में नहीं सोचता था। किसान के बच्चे छोटे थे, जिस कारण से किसान को उनके पालन पोषण की भी चिंता हमेशा सताती रहती थी।
जिस कारण से गरीब किसान और पत्नी हमेशा चिंतित रहते थे। गरीब किसान अपनी पत्नी के साथ अपने खेत में खूब मेहनत करता था, लेकिन उसके मन मुताबिक उतना फसल नहीं हो पाता था कि उसके परिवार का गुजारा हो सके। कभी कभी ऐसा भी वक्त आता था कि उस गरीब किसान के पास खाने के अन्न भी नहीं होते थे। फिर उसकी पत्नी दूसरों के घरों में काम करके अनाज लाती थी, जिससे उनको भोजन मिल पाता था। गरीबी में ऐसे ही उस गरीब किसान के परिवार का दिन का गुजारा होता था। उस गरीब किसान की पत्नी बोली, क्यों ना आप शहर चले जाएं, क्योंकि इस छोटे से खेत से हम लोगों का गुजारा तो हो नहीं पाता। तो ऐसे में आपको शहर में कोई काम मिल जाएगा, जिससे हम लोगों के दिन अच्छे हो जाएंगे। पत्नी की यह बात सुनकर किसान देर रात तक सोचता रहा। फिर उसने अगले दिन शहर जाने का फैसला किया। फिर अपनी पत्नी से विचार विमर्श करने के बाद वह गरीब किसान शहर जाने के लिए निकल पड़ा। काफी दूर चलने के बाद वह गरीब किसान शहर के एक रिहायशी इलाके में पहुंच गया। लेकिन वह गरीब किसान इस शहर में अनजान था, उसका कोई जानने वाला नहीं था। वह काफी थक भी गया था और एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर रहा था। तभी उसके पास एक बड़ी गाड़ी आकर रुकी, जिसमें से एक सूट बूट पहना एक आदमी निकला और वह पास के फल के दुकान से कुछ फल खरीदने गया। फिर वह सूट बूट वाला व्यक्ति अपने हाथ में पर्स और फल का थैला लेकर फिर से गाड़ी में बैठने गया कि अचानक से उस व्यक्ति का पर्स जमीन पर गिर गया, जिसमें काफी पैसे और ढेर सारे कागजात थे, जो कि बहुत ही कीमती भी थे। और फिर गिरे पर्स से अनजान वह सूट बूट वाला व्यक्ति अपने गाड़ी में बैठकर आगे निकल गया। तो पास में बैठा गरीब किसान इस घटना को देख लिया था और वह फिर उठकर उस पर्स के पास आया और पर्स को उठा लिया, जिसमें उस व्यक्ति का घर का पता भी था। वह गरीब किसान भले ही गरीब था, लेकिन वह ईमानदार था। उसने उस पर्स को वापस करने के लिए विचार किया। फिर वह लोगों की मदद से दिए हुए पते पर पहुंच गया, जहां उस व्यक्ति का बहुत बड़ा घर था और गेट के अंदर बहुत बड़ा बगीचा भी था। तो वह गरीब किसान वहां पर रहने वाले गार्ड को बुलाया और उस व्यक्ति का फोटो दिखाकर उनसे मिलने के लिए बोला। तो गार्ड ने उसको उस सूट बूट वाले व्यक्ति से मिलाने के लिए बंगले के अंदर ले गया। फिर थोड़ी देर बाद वह सूट बूट वाला व्यक्ति गरीब किसान के सामने आ गया और आने का कारण पूछा। तो उस गरीब किसान ने अपने जेब से पर्स लौटाते हुए गिरे हुए पर्स की सारी घटना उस व्यक्ति को बता दी। इससे वह व्यक्ति गरीब किसान के ईमानदारी से काफी प्रसन्न हुआ और फिर उसी पर्स से कुछ पैसे निकालते हुए गरीब किसान को देने लगा। तो वह गरीब किसान हाथ जोड़ते हुए बोला, साहब, हम भले ही गरीब हैं, लेकिन अपनी ईमानदारी का मोल नहीं लेते हैं। अगर देना ही है तो हम इस शहर में अनजान हैं और पहली बार आए हैं। इस शहर में हमारा कोई जानने वाला नहीं है। अगर कुछ देना ही है तो आप हमें कोई काम ही दिला दें, तो आपका बहुत बड़ा एहसान होगा। गरीब किसान की यह बात सुनकर वह व्यक्ति बहुत ही प्रभावित हुआ और बोला, अगर आप काम चाहते हैं तो आप एक किसान हैं, तो आपको पेड़ पौधे के बारे में अच्छी जानकारी होगी। तो चाहो तो आप हमारे इस बगीचे के लिए माली के रूप में काम कर सकते हो, जहाँ पर आपको अच्छी पगार के साथ साथ यहीं रहने के लिए कमरा और खाना भी मिल जाएगा। अगर आप चाहो तो यहाँ काम कर सकते हो। गरीब किसान उस व्यक्ति की बात सुनकर वहाँ काम करने के लिए राजी हो गया। इस तरह ईमानदारी के चलते उस गरीब किसान को अनजान शहर में भी अच्छा काम मिल गया और फिर धीरे धीरे उस गरीब किसान के परिवार के दिन भी सुधरने लगे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भले ही हम चाहे कितने भी गरीब क्यों ना हो, लेकिन हमें कभी भी अपनी ईमानदारी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि अगर कुछ चंद पैसों का लालच करके गरीब किसान उस पर्स को अपने पास रख लेता तो उसे उस समय तो कुछ पैसे मिल जाते, लेकिन उसे काम नहीं मिलता। फिर उसे अपने लालच के चलते दर बदर ठोकरें खाने को मिलती। तो हमें भी अपने जीवन में कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए। जो हमारे पास
ईमानदारी का गुण है, अगर उसके साथ भी जीवन जीते हैं तो हमारे साथ हमेशा अच्छा ही होगा। इसी सोच के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, तभी एक सुखपूर्वक शांति का जीवन जी सकते हैं।